लॉ की लेक्चरर हूँ, विभागाध्यक्ष हूँ कॉमर्स की। साहित्य में एक नॉर्मल सा बहुत ही स्वाभाविक रूप से जो इंटरेस्ट है वो शायद इसलिए है कि हिंदी मातृभाषा है। यूपी से बिलोंग करती हूँ और मैं बहुत ही इस बात पे गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं हिंदी बोलती हूँ और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आती। बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है। कॉलेज मेरी एक आइडेंटिटी है, मेरी अपनी ज़िंदगी एक आइडेंटिटी है, मेरा अपना समाज, अपने लोग मेरी एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है। बहुत ही अच्छा लगा था जब लेखिका नहीं बोलूँगी, आंटी जी ही बोलती हूँ, जब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें मैं अपनी किताब के ऊपर कुछ बोलने के लिए बुलाऊँगी। मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं क्या बोलूँगी, फिर भी मैंने कहा था कि हाँ आंटी जी, कोशिश करके देखती हूँ एक बार कि क्या बोलूँ। आंटी ने मुझे वो पुस्तक दी और जब मैं घर आई, आप विश्वास नहीं मानेंगे, शायद उस रात में ही मैंने करीब 10-11 कहानियाँ पढ़ी थी। सोचा तो ये था कि 2-3 कहानी पढ़ के रख दूँगी, लेकिन फिर बचपन याद आ गया। जब हम सोते थे अपनी दादी और नानी की कहानियाँ सुनकर, कोई कहानी दादी की होती थी, कोई नानी की होती थी, तो कभी कभी दिमाग में अभी भी उस दिन आया कि कहानी क्या है। वो एक ऐसी विधा है जो हमारी भावनाओं का बहुत ही भावात्मक चित्रण है। मैं वर्णन नहीं बोलूँगी, चित्रण है, क्योंकि वो हमारी भावनाओं को अंकित कर जाती है जब वो हमारे अंदर के एहसास को छूती है। और आंटी जी बहुत ही सक्सेसफुल हुई है, उसमें उनको सफलता मिली है कि जब हर कहानी का हर शब्द या कई सारी ऐसी पंक्तियाँ हैं जो आपको अंदर से झकझोर देती हैं और साथ में आपको वो ये बताती हैं कि ये सारे भाव, ये सारे रिश्ते, ये सारे एहसास यहीं कहीं आपके पास है। और यही शायद उन कहानियों की बहुत बड़ी सफलता है। जब आज सुबह बैठ के मैं सोच रही थी तो मैंने सोचा मैं क्या बोलूँगी, तो एक एक कहानी के लिए मैंने यही सोचा कि बहुत सारे लोग हैं बोलने के लिए, और कहानी एक ऐसी चीज़ है जो आप जितनी बार पढ़ें उतनी बार उसका आनंद उठा सकते हैं। शायद यही सफलता होती है कहानी की। बचपन में पढ़ते थे नंदन का राग, लेकिन जब ये वाली कहानी मैंने इसने स्पंदन से पढ़नी शुरू की, मुझे लगा कि मेरे अपने रिश्ते हैं या मेरी अपनी कहानी है या मेरे अपने आसपास की ही कहानी है। और इसी में ही वो 2 दिन मेरे इस पुस्तक के साथ बीत गए और शायद हर दिन मैं उस पुस्तक को उठाकर कोई ना कोई एक कहानी वापस से पढ़ लेती थी। 10 दिन से मैं यही कर रही थी और रात में रोज़ उसमें से कुछ पंक्तियाँ पढ़कर ही सोती थी। कई बार मैं अपने हस्बैंड के साथ भी डिस्कस करती थी, कई बार कॉलेज में अपने डीन सर प्रोफेसर दिव्या के साथ भी डिस्कस करती थी, और मैं ये कहती थी कि ये कहानी की विधा शायद लुप्त प्राय हो गई है। ना दादी है, ना नानी है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, माँ बाप के पास समय नहीं है जो बच्चों को कहानी सुनाए। तो ऐसे में ये लिखना, जैसे वो अभी कह रहे थे कि हम जो लिखते हैं वो मोबाइल पे लिखते हैं और थोड़े दिन में वो हम लोग क्लियर कर देते हैं, कुछ नहीं रह जाता। ये पत्रकारिता या कहानी या संरचनाएं शायद हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा पड़ाव, एक बहुत बड़ा मोड़ ला सकती हैं जब हम इनके थ्रू, इनके द्वारा अपने बच्चों के पास अपने जो आदर्श हैं और जो अपनी परंपराएं हैं उनको पहुंचा सकते हैं। और यही एक कथाकार की शायद बहुत बड़ी सफलता होती है। इन कथाओं को हम कैसे पिरोएं या इन शब्दों को कैसे पिरोएं, चाहे हम काव्य रूप में पिरोएं या हम कहानियों के रूप में पिरोएं या आदर्शों के मूल्य को समझाते हुए पिरोएं, बट हर कहानी एक आदर्श मूल्य को लेके चलती है। जब मैं ये सब देख रही थी तो मैं बार बार यही सोच रही थी कि क्या हम इन कहानियों के साथ आत्मसात कर सकते हैं? शायद हाँ। हर संबंध जो इन्होंने अपनी कहानियों में लिया है, चाहे वो पति के साथ है, बच्चों के साथ है, भाई का है, बेटी का है, माँ का है, वो बहुत नज़दीक से हम महसूस करते हैं। वो एक एक चीज़ हमारे दिल को छू के जाती है, लगता है कि वो यहीं कहीं आसपास ही है। क्या वो हुआ है उनकी ज़िंदगी में या वो किसी और की ज़िंदगी में, बट कहानियाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि साहित्य निकलता ही हमारे समाज से है। जो हम देखते हैं शायद वही हम लिखते हैं, जो हम महसूस करते हैं वही हम लिखते हैं, और इस तरीके से वो एक इतना बड़ा सत्य होता है जिसको कि हम नकार नहीं सकते। आदरणीय आंटी जी की यह संरचना, इसलिए स्पंदन,
अत्यंत प्रभावशाली है और बहुत ही सीधे शब्दों में बोलूं तो वो मेरे हृदय को बहुत भीतर तक कहीं छू भी गई थी। कई बार तो ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी और मेरे ही ज़िंदगी के आसपास की एक रील चल रही है एक फिल्म के रूप में। रिश्तों का इतना सुंदर वर्णन, रंगों के साथ खेलना, एक नारी का उद्गार विभिन्न परिस्थितियों में, और ये सारी चीज़ें आपके अंतर्मन को छू देगा जब आप उन कहानियों को पढ़ेंगे। एक बहुत ही खास चीज़ जो इन कहानियों में मैंने महसूस की थी और जो हर एक कहानी के बाद है और वो एहसास है ज़िंदगी का, वो मैं उस जगह खुद ही भावमय हो गई थी। और ऐसे कई पल आए थे जब मेरी आंखों में नमी थी या मेरा मन हो रहा था कि शायद मैं थोड़ा सा बोलूं। वो किसी के कहने से नहीं होता, उन शब्दों की गहराइयों को मापने से या उनको महसूस करने से ही होता है। पहली कहानी फरिश्ता। मैं एक कहानी, मैंने शायद बहुत थोड़ी सी कहानियों के बारे में लिखा है, पढ़ी मैंने पूरी 28 कहानियाँ हैं, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं बोलने के लिए और आप सब लोग भी हैं, और जितना भी बोलें उतना कम है, क्योंकि हमारी भावनाएं ये सब हमको मिलकर शायद बहुत देर तक बात भी कर सकती हैं, कुछ उन परिस्थितियों पर, कुछ उन किस्सों पे बोलने के लिए। लेकिन मैंने कुछ कहानियों का एक एक लाइन में कुछ सार लिखा था जो मैं बोलना चाहूँगी। कि पहली कहानी है फरिश्ता, जहाँ से हमें ये पता चलता है कि आज भी मानवता जिंदा है। हम विश्वास करना नहीं चाहते हैं लोगों पर, फिर भी कुछ लोग ऐसे ज़िंदगी में आते हैं जब हमें ये विश्वास हो जाता है कि आज भी मानवता कहीं है। अखबार उठाकर देखते हैं, बहुत सारी ऐसी कथाएं पढ़ते हैं, ऐसे किस्से पढ़ते हैं जब विश्वास उठ जाता है। लेकिन हमारी ही ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटना हो जाती है जब हमें मानना पड़ता है कि हर आदमी झूठा नहीं है, आज भी मानवता है। दूसरी कहानी जो बार बार जब हम यहाँ पर आए तो उसके बाद वो कहानी पढ़ी जा रही थी, शहतूत की कहानी, और वो यहाँ पर फिर से एक बात मैं कहूँगी कि जिसमें मुझे दो चीज़ें लगी कि एक तो ये महसूस करना कि जीवन कितना क्षणभंगुर है, और दूसरा अहम कितनी गलत चीज़ है। उस अहंकार जो हमारे अपने अंदर है वो एक शहतूत के पेड़ के माध्यम से आंटी जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है कि अहम अगर रखेंगे तो हम शायद कहीं के भी नहीं रहेंगे। हमें सबकी ज़रूरत है, हम अकेले रह नहीं सकते। और वही जो भावना है या वही जो फीलिंग है वो इसी बात की है कि हम उस अहम को छोड़कर सबके साथ अगर मिलकर रहेंगे तभी शायद रह पाएंगे। अगर अपने ऊपर ही इतराएंगे या ये सोचेंगे कि हम ही बड़े हैं तो हम नहीं रह पाएंगे। तीसरी कहानी जब हम इसके ऊपर चलते हैं, ओ भाई रे, शब्द वही याद आता है जो आंटी जी ने भी लिखा है कि कहाँ है, तो आंटी जी ने माई नहीं लिखा है, आंटी जी ने लिखा है ओ भाई थे। बहन भाइयों के रिश्तों का बहुत ही सुंदर वर्णन है वो, और भाई के सुंदर रिश्ते का एहसास और उसको खोकर उसको खोने का वो जो एहसास है जो अंदर तक झकझोर देता है वो बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पर चित्रित किया गया है। एक और कहानी है उस पुस्तक में जो है लिबास। जिंदगी के बदलते हुए क्षणों व रंगों को यह वाली कहानी सामने लाती है, और ज़िंदगी में कितने रंग हैं और हर समय में हमको क्या क्या देखना होता है, किस तरीके के रंगों से हम लोग अपनी ज़िंदगियों को सजाते हैं और कैसे हम बहुत परिस्थितियों में आगे बढ़ते रहते हैं। जब हम सोचते हैं, और शायद एक औरत होने के नाते मैं उस चीज़ को बहुत नज़दीक से महसूस कर पाती हूँ कि एक एक क्षण आपको कहीं अंदर तक हिला देता है, तो वहीं पर एक दूसरा क्षण आपको अंदर तक एक खुशियों का एहसास दिला देता है। ऐसा उन रंगों का प्रभाव होता है। ये रंग जिंदगी में कैसे एक स्त्री अपनी परिस्थितियों व दायित्वों को निभाती है, उन रंगों के साथ इतनी खूबसूरती के साथ उन्होंने खेला है कि किस किस तरीके से हमारी ज़िंदगी के रंग क्या हमारे परिधान में दिखाई देते हैं या हमारे मन के उल्लास में दिखाई देते हैं, ये हमको बहुत ही शायद महसूस करने पर ही पता चलता है। और जब हम दूसरों को देखते हैं तो अगर हम बहुत ईमानदारी के साथ देखेंगे तो शायद हमको बहुत अच्छे से उस इंसान की ज़िंदगी नज़र आ सकती है। सामने वाली खिड़की एक ऐसी कहानी थी जिसमें थोड़ी देर तक के मैं सच में खो गई थी और हमें लगा कि हमारे समाज की क्या स्थिति है, हम लोग वृद्धों के ऊपर, हमारे अपने माता पिता के ऊपर हम क्या सोचते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, हमारे बच्चे क्या हमको वास्तव में उतनी इज्जत दे पाएंगे, क्या हमारा ख्याल रख पाएंगे। ये प्रश्न अंदर तक झकझोर कर गया जब मैं ये कहानी सामने वाली खिड़की पढ़ रही थी।
और आज के ज़माने के बदलते हुए मूल्यों को वो जिस तरीके से उजागर करती है, जहाँ लड़का बहू अपने मतलब के लिए अपनी माँ को उस घर में छोड़कर चले जाते हैं और माँ फिर अकेली की अकेली रह जाती है। कभी कभी मुझे एक शब्द याद आते हैं अपनी सास के, अपनी मदर इन लॉ के, जो कहती थी कि एक पिंजरा बनाया था, एक घोंसला था, उस घोंसले में इतने सारे बच्चे थे, एक एक करके सब हो गए, लेकिन अच्छा तब लगता है जब फिर बाद में सब एक साथ आके उनके पास आकर रहते हैं। तो वही चीज़ मुझे लगे कि क्यों आज की नई जो युवा पीढ़ी है वो क्यों नहीं उन मूल्यों को वापस समझती है, और वो क्यों नहीं ये समझना चाहती है कि आज जिस स्थिति में आपकी माँ है उसी स्थिति में कल आप भी होंगे। ये कहानी शायद ये संदेश उस युवा पीढ़ी तक पहुँचा पाएगी। आशिया हमारा एक बहुत ही भावनात्मक कहानी है और एक बार फिर से ज़िंदगी के वो एस्पेक्ट्स बताती है जिससे हम सब डरते हैं, पर नारी अपने जिम्मेदारियों को लेकर चलने का साहस रखती है। आंटी जी, आपकी इस कहानी के बाद मैं यही कहूँगी कि मैं सच में आपको प्रणाम करती हूँ, जहाँ मैं वो समझ सकी कि कहानी में ज़िंदगी का दर्द किस तरीके से उतरता है, ये शायद महसूस करने की ही चीज़ है। ठूठ एक बार फिर से एक ऐसी कहानी है जो इंसान की स्वार्थी प्रवृत्ति को दिखाता है। अपना मतलब पूरा करने के लिए हम कितने स्वार्थी हो सकते हैं, ये कहानी हमें बहुत अच्छी तरह बताती है, जबकि प्रकृति हमें ये नहीं सिखाती है। प्रकृति हमको हर पल पर ये बताती है कि हम किस तरीके से आखिरी मोमेंट तक भी हम दूसरों के काम आ सकते हैं, और शायद यही इस कहानी का बहुत बड़ा रोल है। कहानी 5 आने पड़ रही थी,